साथियों नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल चुका होगा कि आज शाम आरपीएससी द्वारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस की जो वैकेंसी है, जो विज्ञापन है, उसको जारी कर दिया गया है। विस्तृत विज्ञापन ये जो है वो 28/6/2023 की शाम को आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है। तो हम आज के जो हमारा सेशन रहेगा उसमें इस वैकेंसी की प्रमुख प्रमुख बातों के बारे में बात करने वाले हैं, प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फॉर्म फिल करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कुल पदों की संख्या की यदि हम बात करें तो कुल 905 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से 424 जो पद हैं वो राज्य सेवा के हैं, जबकि 481 जो पद हैं वो राज्य की अधीनस्थ सेवाओं के पद जारी किए गए हैं। 424 राज्य सेवाओं के पदों को यदि हम देखें तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 पद, राजस्थान पुलिस सेवा के 60 पद, राजस्थान लेखा सेवा के 130 पद, इसी प्रकार राजस्थान सहकारी सेवा के 46 पद, जबकि राजस्थान नियोजन सेवा के 3 पद, राजस्थान कारागार सेवा के 6 पद, उद्योग सेवा के 11 पद, बीमा सेवा के 14 पद, वाणिज्यिक सेवा का जो है किसी प्रकार का पद विज्ञापित इस साल नहीं किया गया है, वाणिज्यिक कर सेवा का। इसी प्रकार फूड एंड सप्लाई का 1 पद, पर्यटन सेवा के कोई पद विज्ञापित नहीं। इसी प्रकार एक प्रमुख सेवा राजस्थान परिवहन सेवा, जो कि एक बहुत अच्छी सेवा आरएएस के अंतर्गत मानी जाती है, जिसके पिछली वर्ष जो पद थे वो शून्य थे, उसके 10 पद इस बार विज्ञापित किए गए हैं। समेकित बाल सेवा के 55 पद, देवस्थान सेवा के 0 पद, ग्रामीण विकास सेवा के आश्चर्यजनक रूप से बीडीओ के जो पद हैं इस बार शून्य हैं, महिला विकास सेवा के 0 पद। इसी प्रकार राजस्थान श्रम कल्याण सेवा के 13 पद, आबकारी सेवा के 3 पद, जबकि प्रिवेंटिव फोर्स के 0 पद आबकारी सेवा के अंतर्गत, अल्पसंख्यक मामलात के 3 पद और कृषि सेवा के 0 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल मिला के 424 जो पद हैं राज्य सेवा के, उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसी प्रकार जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनके 481 पदों का भी विज्ञापन जारी किया गया है। अधीनस्थ सेवाओं की यदि हम बात करें तो अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत 22 प्रकार की सेवाओं को टेबल में दर्शाया गया है, जिनके पद जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के प्रमुख बिंदुओं की, जिनको आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय आपके काम आने वाली ये चीजें हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो विशेष नोट के माध्यम से ये बताया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में कि नॉन टीएसपी के जो पद होंगे उन पर टीएसपी वाले जो लोग हैं वो टीएसपी क्षेत्र के लोग तो नॉन टीएसपी के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु नॉन टीएसपी वाले जो लोग हैं, नॉन टीएसपी एरिया के जो लोग हैं, वो टीएसपी के लिए विज्ञापित पदों पर जो है वो आवेदन नहीं कर सकते। अब कितने पद टीएसपी के लिए होंगे और कितने नॉन टीएसपी के लिए, ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसके लास्ट पेज पे दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष नोट के अंतर्गत ये बात कही गई है कि डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है वो केवल अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत 2, 3, 9, 10, 11 और 19, 22 नंबर के जो पद हैं जो टेबल में अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत दर्शाए गए हैं, उन्हीं पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या विभागीय कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंटल कर्मचारी क्या होते हैं उसके संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से एडवर्टाइजमेंट में उल्लेख किया गया है कि जो राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में मंत्रालय कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल जो कर्मचारी हैं, केवल उन्हीं को ही क्या माना गया है, मंत्रालय कर्मचारियों को ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माना जाएगा। दूसरा, अराजपत्रित कर्मचारी या नॉन गजेटेड एम्प्लॉय क्या होंगे, इसके बारे में भी बता दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में कि ऐसे कर्मचारी जो नॉन गजेटेड हैं, राजस्थान सरकार या किसी पंचायत समिति या जिला परिषद के अंतर्गत कार्यरत हैं, वो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय माने जाएंगे। लेकिन नॉन गजेटेड एम्प्लॉय कैटेगरी प्राप्त करने के लिए 1/1/24 को उस एम्प्लॉय की 5 वर्ष की जो सेवा है, 5 वर्ष की सेवा जो है वो पूर्ण हो जानी चाहिए, तब ही उसे नॉन गजेटेड एम्प्लॉय या एनजीई कैटेगरी में माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो स्वतः ही नॉन गजेटेड एम्प्लॉय भी होंगे। तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, उन्हें एनजीई और डिपार्टमेंटल कैटेगरी दोनों प्रकार की कैटेगरी को ही फॉर्म में फिल करना है। तो इस प्रकार कुछ एनजीई, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। उसके बाद में कुछ अन्य बातें कही गई हैं जो आपको जो है वो नियमावली
ये एक तरीके की बताई गई है जो कि फॉर्म फिल करने पे आपको विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। तो सीधे आगे चलते हैं शैक्षणिक योग्यता पे। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि एटलीस्ट जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री या स्नातक की जो डिग्री है वो स्नातक की डिग्री इस फॉर्म के फिल करने के लिए अभ्यर्थी के पास में होनी चाहिए। और साथ ही ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको कब तक ये परीक्षा पास कर लेनी है उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मुख्य परीक्षा जब आयोग द्वारा ली जाएगी आरएस की, उससे पूर्व इन्हें शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेनी होगी, यानी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लेनी होगी, ग्रेजुएशन पास कर लेनी होगी। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक है और ये 40 साल की उम्र गिनी जाएगी 1/1/24 को, अर्थात 1 जनवरी 24 तक जो लोग 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की आयु है वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए जो उम्र है उसमें छूट देते हुए 45 वर्ष की कट ऑफ उम्र निर्धारित की गई है, अर्थात नॉन गजेटेड एम्प्लॉय या अराजपत्रित कर्मचारी 1/1/24 को 45 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की बात कही गई है। साथ में यहाँ नोट के माध्यम से एक चीज और स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष की जो छूट है वो आयु में दी गई है जो कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि चूंकि 2021 में ही लास्ट आरएस का विज्ञापन आया था, 2022 में विज्ञापन नहीं आया था, इसलिए 1 और 1 2 साल की छूट यहाँ दी गई है। इसीलिए जो अंतिम कट ऑफ एज गिनी जाएगी वो 1/1/24 को गिनी जाएगी, 1 जनवरी 2024 को गिनी जाएगी। इसके अतिरिक्त आयु सीमा में कुछ वर्गों को विशेष छूट भी दी गई है, जैसे एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं या पिछड़ा वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनकी महिलाओं को जो आयु में छूट होगी वो 10 वर्ष की छूट होगी, अर्थात जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊपरी आयु सीमा गिनी जाएगी वो 40 + 5 अर्थात 45 वर्ष गिनी जाएगी, जबकि महिलाओं के मामले में ये 10 वर्ष की छूट होने के कारण 50 वर्ष गिनी जाएगी अधिकतम आयु सीमा। इसी प्रकार जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट है। विधवा और परित्यक्य जो महिलाएं हैं उनकी ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात किसी भी उम्र की महिला इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से कुछ आयु सीमा में छूट की बात की गई है। इसी प्रकार आगे चल के यदि हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो बताया गया है कि राजस्थान राज्य के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जैसे बिजली बोर्ड, बिजली निगम आदि में जो कार्य कर रहे हैं उनकी ऊपरी आयु सीमा भी जो है वो 40 वर्ष एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। पंचायत समिति और जिला परिषद में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष बताई गई है। और इसी तरह जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजनों के लिए जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष छूट की बात कही गई है, जबकि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 50 वर्ष बताई गई है। तो इस प्रकार से उम्र सीमा सभी कैटेगरी की अलग अलग प्रकार से बताई गई है। तो ये तो थी उम्र सीमा की बात। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की बात। तो चयन प्रक्रिया के लिए कहा गया है कि चयन प्रक्रिया के लिए एक प्री एग्जाम ली जाएगी, प्री एग्जाम के बाद मेन एग्जाम और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से जो है वो चयन किया जाएगा। परीक्षा की माह और स्थान के बारे में ये बात कही गई है कि परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो सितंबर और अक्टूबर महीने में हो सकती है। तो प्रबल रूप से सितंबर और अक्टूबर महीने में जो है वो परीक्षा होने की संभावना है। संभावित माह बताए गए हैं, परीक्षा की तारीख नहीं दी गई है। स्थान और जो तारीख है उसके लिए कहा गया है कि यथा समय इसके लिए आरपीएससी अलग से सूचित करेगा। परीक्षा की जो योजना है उसमें बताया गया है कि 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न प्री में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित प्रकार की होगी, अर्थात वहां पर सब्जेक्टिव रूप से आपको लिखना होगा, वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा होगी। आवेदन अवधि की यदि हम बात करें तो ध्यान देना आवेदन जो है वो 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे और 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ये आवेदन
लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में भी एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है और कहा गया है कि आवेदन करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को या तो आरपीएससी की साइट पे जाना होगा और आरपीएससी के साइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है वो उन्हें दबाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, या फिर दूसरा तरीका बताया गया है एसएसओ पोर्टल पर जाकर कैंडिडेट को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। और लॉगिन कहाँ करना होगा, सिटीजन ऐप जो है वो खुलेगा उसके सामने, G2C नाम का एक ऑप्शन आएगा, वहां जाकर उसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर पहले करना होगा। परंतु ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर कर लिया है पहले से ही, उन्हें दोबारा से ओटीआर करने या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पूर्व के ओटीआर नंबर के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये बात कही गई है कि ओटीआर जब जनरेट किया जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब किया जाएगा, तो उसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, लिंग और साथ ही साथ जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सभी का विवरण मांगा जाएगा, जो कि उसको दस्तावेजों से मिलान करके भरना चाहिए। इस प्रकार की बात जो है वो इन आवेदन की जो गाइडलाइन है उसमें कही गई है। साथ ही साथ हेल्प डेस्क नंबर भी के बारे में भी बात की गई है कि यदि किसी को कोई समस्या रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आती है तो वो हेल्प डेस्क नंबर पर क्या कर सकता है, बात कर सकता है। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो हैं वो यहाँ दर्शाई गई हैं कि किस किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो उसके बारे में ये कहा गया है कि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो उसने जमा कर दिया उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन आवेदन की अंतिम दिनांक के 10 दिवस पश्चात तक ही ये संशोधन हो सकता है और उसके लिए उसको 500 रुपए का शुल्क जो है वो देना होगा। इसके अतिरिक्त संशोधन का एक और मौका उसे दिया जाएगा यदि कोई गलती उससे आवेदन में हो जाती है तो परीक्षा की तिथि से 45 दिन पहले 10 दिनों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है उसमें एडिट की जो है वो सुविधा दी जाएगी, तब भी जो है वो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये बात यहाँ साफ साफ कही है कि संशोधन जो है वो अभ्यर्थी के नाम, पिता, उसकी जन्म तिथि और उसके लिंग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो ये विशेष रूप से आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी प्रकार का संशोधन किसी भी सूरत में बाद में नहीं हो पाएगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संशोधनों के लिए जो फीस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 500 रुपए की जो फीस है वो निर्धारित होगी, वो देनी ही होगी। उसके बाद उसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कर लिया है उनको दोबारा से शुल्क उनका नहीं लगेगा, लेकिन पहली बार जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं या पिछड़ा कैटेगरी में क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं उनके 600 रुपए शुल्क लगेगा। जबकि आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के जो लोग हैं उनकी जो फीस होगी वो 400 रुपए होगी। इसी तरह दिव्यांग जनों की जो फीस है वो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपए होगी। और साथ ही ये बताया गया है कि जो राजस्थान से बाहर के व्यक्ति हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों उन्हें किस कैटेगरी में गिना जाएगा, जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया है कि एक प्री एग्जाम होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। प्री जो एग्जाम होगी उसमें जो है 200 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे की वो परीक्षा होगी और परीक्षा होगी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी। और परीक्षा का स्तर स्नातक लेवल का होगा, स्नातक लेवल का जो है वो स्तर होगा। मेन एग्जाम की योजना के बारे में बताया गया है। मेन एग्जाम की योजना में बताया गया है कि कुल 4 पेपर होंगे पिछली बार की तरह ही। पहला जो पेपर होगा जनरल स्टडी फर्स्ट, फिर GS2, फिर GS3 और उसके बाद में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। प्रत्येक जो पेपर होगा वो 200-200 नंबर का पेपर होगा और उसके बाद 100 नंबर का जो होगा वो इंटरव्यू आपका लिए जाएगा। और मेन परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा, इंटरव्यू में प्राप्त जो नंबर हैं उनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। क्योंकि प्री जो परीक्षा है वो केवल स्क्रीनिंग प्रकार की परीक्षा है, वहां से केवल मुख्य परीक्षा के लिए जो है 15 गुना, ये भी दिखाया गया है एडवर्टाइजमेंट में कि 15 गुना अभ्यर्थियों को प्री एग्जाम में पास किया जाएगा मेन एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के कुछ
बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु एडवर्टाइजमेंट में बताए गए हैं, जिन सब की चर्चा जो है हम कर चुके हैं। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य आपको क्या करना है, आवेदन करना है। उसके पश्चात आवेदन जो है वो बंद हो जाएंगे। आवेदन में संशोधन का तरीका जो है वो केवल ये होगा कि नाम में किसी प्रकार का, ये बिंदु आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से नाम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, स्वयं के में पिता के नाम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए भरना है। एडवर्टाइजमेंट के अंत में पदों की जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको दर्शाया गया है। तो जब ये आप आरपीएससी की जो साइट है उससे इसको डाउनलोड करके अपनी अपनी कैटेगरी के पदों की जो संख्या है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है उन सभी के बारे में हमने बात की। अब ये तो बात हुई एडवर्टाइजमेंट की, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है उन सभी की। कल हम मिलेंगे फिर से इसी बारे में बात करने के लिए। उसमें हम देखेंगे कि आपको तैयारी जो करनी है वो हमारे चैनल से जुड़ के किस प्रकार से करनी है। हमारे चैनल द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूर्णतः निःशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए प्री एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। उसका क्या शेड्यूल होगा, किस प्रकार से तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी और कितने समय में कोर्स पूरा किया जाएगा, इन सभी के बारे में बात करने के लिए कल एक अलग से सेशन में हम मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।